पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। तो हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। और इस शो में हर बार की तरह हम लेंगे आपके सवाल, उनके देंगे जवाब और ढेर सारी बातें करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, जो कि ताज़ा जानकारी हम आप तक हर बार पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बाजार का एक अच्छा अंदाज़ा लगा सकें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह हम एक बार पहले आपसे मार्केट अपडेट लेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों के सवालों पर जाते हैं, अपने गेस्ट के सवालों पर जाते हैं। तो अब आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और कोई रेट रिवीजन नहीं हुआ है। तो क्या ये डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है? क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकन बैंक्स या दूसरे जो कुछ बैंक्स हैं उन्होंने रेट बढ़ाए थे, कुछ आशंका यहाँ भी हो चली थी, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई रेट रिवीजन नहीं हुआ, यानी कि ईएमआई बढ़ने का कोई खतरा इस समय तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला विपिन जी आपने कि बहुत राहत की सांस ली है सबने कि आपका आरबीआई ने कोई रेट ट्वीक नहीं किए हैं। लेकिन आई थिंक बिल्कुल चांसेस हो गए थे कि विद इन लाइन विद यूएस एंड अदर कंट्रीज यहाँ पे भी शायद कुछ ऐसा हो जाए। अच्छी बात है, नहीं बढ़ाया गया है और ये सभी कंज्यूमर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी एक जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉशन उसमें मैं आपको देना चाहता हूँ या दर्शकों को देना चाहता हूँ कि एक और रिपोर्ट साथ साथ आई थी कि जो एक इन्फ्लेशन का एक लेवल है वो आरबीआई के एक जहां तक वो उसको मैनेज कर सकते हैं उस लेवल को ब्रीच कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर स्थिति ऐसे ही रही, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आया, तो आगे शायद नेक्स्ट जो आरबीआई की मीट होगी उसमें हम प्राइस थोड़ा सा बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि हम लोग सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम लोगों ने पीक अचीव कर लिया और यहाँ से रिवर्स ट्रेंड में जाएगा, बट इंडिया की स्टोरी अपनी जगह इंटैक्ट है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे भी हम अछूते नहीं हैं, उसमें हमारे ऊपर फर्क डेफिनेटली पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉशन की बात रहेगी और आगे वाले समय में अगले 3 महीने 4 महीने में देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। न्यूज अच्छी नहीं आई थी, जैसे आपने सही बोला, यूएस में अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, चाइना का अपने को पता चला है कि डिफ्लेशन में चली गई है इकोनॉमी। सो आई थिंक ये सब चीजें चलते हुए मुझे लगता है कि अगर चीजें कंट्रोल में नहीं रही तो शायद हम लोग भी देखेंगे कि रेट रिवीजन अब तो जिस तरह से हम हर बार कहते हैं कि एक इंडिया रियल एस्टेट ने एक बहुत अच्छा रन देख लिया लास्ट 2-2.5 साल में, कहूंगा 3 साल में। तो मुझे लगता है अभी एक टाइम आया है कि हर चीज का कुछ एक एंड आता है या कुछ उसमें से स्लोनेस आती है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम देखें कि थोड़ा सा रेट रिवीजन अगर हो गया या प्राइस ऑलरेडी हम जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एक रिपोर्ट एनारॉक की भी आई थी थोड़े दिन पहले, आपने पढ़ी होगी कि लग्जरी सेगमेंट में, मतलब आप अफोर्डेबल तो छोड़ दीजिए, लग्जरी सेगमेंट में लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर्स में 24% प्राइस इंक्रीज देखा है हमने। तो चीजें चलते हुए देखते हुए जब लग्जरी में आपका बढ़ गया है प्राइस, अफोर्डेबल में डेफिनेटली बढ़ा है, मिड सेगमेंट में भी बढ़ा है, तो प्राइसेस ऑलरेडी फर्म हो गए हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फर्म हो गए तो जो बायर्स हैं जिनको बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि फेंस सिटर्स हैं या वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद प्राइस करेक्शन हो या कुछ हो, तो मुझे लगता है कि एक राइट टाइम है। जिन लोगों ने अभी भी घर नहीं खरीदे हैं या अपना जो उनका एक ड्रीम हाउस है उसके बारे में वो अभी भी सोच रहे हैं, तो उनको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागती है, ऊपर नीचे चलता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये देख लेना चाहिए। राइट। तो एक सलाह दर्शकों के लिए, घर खरीदारों के लिए, कि किस तरह का सिनारियो अभी तक था और आगे किस तरह का सिनारियो बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं सम्राट जावेरी साहब, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। सम्राट जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मैंने 2-3 जगह देख रखी है इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, जैसे कि गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, दुर्गा इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर इंदिरापुरम में नीति खंड 1 में या 2 में एक प्लॉट है। तो इसमें से मुझे पता करना था कि बेस्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसमें होती रहे। चलिए, तो आप एक प्लॉट लेना चाहते हैं, गाजियाबाद आपने देखा है, कुछ और लोकेशंस भी देखें एनसीआर की, तो कौन सी लोकेशन बेहतर होगी? और ये इन्वेस्टमेंट का होराइजन 5 से 7 साल का है। असलम साहब क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, इनका होराइजन काफी एट पार है, जो हम हमेशा एडवाइस करते हैं 5 to 7 ईयर्स।
इसमें आप मोस्टली रॉन्ग नहीं होते हैं, थोड़ा सा हम लोग अभी 7 इयर्स की ज्यादा बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपका होराइजन अच्छा है और आपने जिस तरह से एक मेहनत करी है ढूंढने में कि आपको कहाँ प्लॉट लेना है, क्योंकि प्लॉटिंग लेने में आपको तो हमेशा से एक थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आपने जो 2 एरिया देखे हैं, एक आप दुर्गापुर इंडस्ट्रियल स्टेट बोल रहे हैं और दूसरा आप इंदिरापुरम बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉटिंग या प्लॉट्स लेने का एक उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो अगर मेरी पर्सनल व्यू आप लेंगे तो मुझे उसमें इंदिरापुरम ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अच्छा एस्टैब्लिश लोकेशन है गाजियाबाद का। उसकी कनेक्टिविटी अदर पार्ट ऑफ द सिटी से भी काफी अच्छी है और आपके एनसीआर के दूसरे इलाकों से भी अच्छी है। हार्डली इतना कोई डिफरेंस नहीं है नोएडा और गाजियाबाद के बीच में, लेकिन अगर आप एक प्राइस इंडेक्स या एक लिविंग आप जो खर्चा करते हैं अपना रहने में, उसमें अराउंड नोएडा में 1,32,000 है और गाजियाबाद में अराउंड 99,000 है एज अ प्राइस इंडेक्स। एक एवरेज बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक बहुत ही कम डिस्टेंस है बिटवीन नोएडा गाजियाबाद में, लेकिन आपकी सेविंग प्लस आपका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है मुझे गाजियाबाद में बेटर लगता है राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ लैंड के लिए, प्लॉटिंग के लिए, क्योंकि विद मेट्रो कनेक्टिविटी आपका NH24 जो कनेक्टिविटी अब मेरठ से लेके NCR दिल्ली तक हो गई है, तो वो सब जो एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, तो मुझे लगता है गाजियाबाद अपने आप में काफी अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है और इसमें फ्यूचर में आपके लिए काफी अच्छे मौके रहेंगे। अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट है या आपको खुद बनाना है, तो मेरी सलाह में इंदिरापुरम बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। राइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले कॉलर है पुष्पेंद्र चुंदावत साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज आप? जी धन्यवाद। दिस क्वेश्चन मेरा है दोस्ती बिल्डर्स के लिए, जिसका हड़पसर एरिया में नया प्रोजेक्ट आया है, ग्रीन स्केप्स। सो आई बुक दैट फ्लैट ऑफ अराउंड 780 स्क्वायर फीट इन टोटल कॉस्ट इज अराउंड 84 लाख सर। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि दोस्ती बिल्डर्स का पुणे के अंदर पहला प्रोजेक्ट है और ये पुणे सोलापुर मेन रोड के ऊपर है। तो मैं 2 चीजें जानना चाहता हूँ कि इसका क्वालिटी वाइज कैसा रहेगा, क्योंकि पुणे में इनका नया प्रोजेक्ट है, और पुणे सोलापुर मेन रोड पे क्या फ्यूचर रहेगा कंसिडरिंग द पुणे मेट्रो प्लान फेज 2। सो दैट इज माय क्वेश्चन। राइट, तो पुणे सोलापुर रोड जहां ये लोकेटेड है उसका क्या फ्यूचर है, और साथ ही दोस्ती बिल्डर। तो असलम साहब, दोस्ती का नाम मुंबई में तो एक ठीक ठाक डेवलपर के तौर पे लिया जाता है, इनफैक्ट एक अच्छे डेवलपर की लिस्ट में वो गिने जा सकते हैं। वहां पर बता रहे हैं पहला प्रोजेक्ट है पुणे के अंदर, तो प्रोजेक्ट कैसा है और जो लोकेशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी राय? आपने बिल्कुल ठीक बोला। दोस्ती डेवलपर्स एक काफी अच्छा नाम है मुंबई एरिया में और ट्राइड एंड टेस्टेड डेवलपर कहलाते हैं। काफी इलाकों में उन्होंने अपने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, चाहे आप उसे वडाला एरिया लीजिए या थाने लीजिए या इनफैक्ट डोंबिवली शील फाड़ा के आसपास उनके काफी प्रोजेक्ट हैं। तो इन सब एरियाज में उन्होंने अच्छा एक नाम कमाया है, अच्छी डिलीवरी की है टाइमली, और अच्छा उनका एक ब्रांड वैल्यू है, मतलब रिकॉल वैल्यू भी काफी अच्छा है, और जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो काफी खुश हैं, तो वापस वो उसी एरियाज में लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दोस्ती डेवलपर के बारे में अगर ऐसा फीडबैक आप मांग रहे हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि उनके बारे में हमेशा पॉजिटिविटी रही है। कुछ ऐसी बात कभी सुनी नहीं है कि डिले है या किसी कंट्रोवर्सी में वो फंसे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा ब्रांड है टू बी विद। जहां तक बात पूना की है, तो देखिए दोस्ती डेवलपर ने, जैसे मैंने बताया कि बॉम्बे में अच्छा नाम, मुंबई में अच्छा नाम कमाया है, अब वो पूना में एंटर कर रहे हैं। तो जब आप एक नई टेरिटरी में एंटर करते हैं और एक अच्छा रेप्यूटेड नाम है, तो वो अपनी हर कोशिश करते हैं कि उसको प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल बनाएं। तो मुझे लगता है उस लिहाज से या उस लॉजिक से आप सेफ हैं, क्योंकि दोस्ती डेवलपर वो सब करेंगे कि जिससे कि ये जो उनका पहला प्रोजेक्ट पूना में है वो सक्सेसफुल हो। आज की डेट में पूना एक हॉट डेस्टिनेशन है और सारे जो नेशनल बिल्डर्स हैं या दूसरे सिटी के डेवलपर हैं, सब वहां पे अब एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो डेफिनेटली इसमें आपको टाइमली पोजीशन मिलेगा, आपको टाइमली जो भी आपसे प्रॉमिस किया गया मुझे लगता है वो मिलना चाहिए, और क्वालिटी भी डेफिनेटली आपको जो प्रॉमिस है वो मिलेगा। तो दोस्ती डेवलपर या इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरी एकदम पॉजिटिव राय है। सेकेंडली, आपका पूना सोलापुर के बारे में सवाल है, तो अभी उस पूरे लोकेशन में एक्चुअली काफी टाउनशिप्स आ गई हैं। एक मगरपट्टा की रिवर व्यू है, जो शाहपुर जी पालन जी की जॉय विले है,
और अभी इन्होंने भी उसी रोड पे लिया है। तो वो एक्चुअली द एरिया है जो अभी मुझे लगता है आगे उसका फ्यूचर काफी ब्राइट रहेगा। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, अच्छे लंबे चौड़े रोड्स हैं और बाकी कनेक्टिविटी अदर पार्ट ऑफ पूना से काफी अच्छी है। बाकी और जो फ्यूचर में उसके प्लान है, जैसे आपने मेट्रो की बात की या कनेक्टिविटी टू खराडी या मांजरी, वो भी एक्चुअली अंडर प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फ्यूचर उसका अच्छा रहेगा, क्योंकि पूना के ईस्ट वेस्ट सारे अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। तो अब इन सब एरियाज में साउथ पुणे या साउथ ईस्ट पुणे का नंबर है और उस हिसाब से उस पर काम भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा ये बाय है और आप निश्चिंत रहिए, हराइजन अपना लंबा रखिएगा, तो मुझे लगता है ये आपको एक अच्छे रिटर्न देगा। राइट, तो सारी चीजें अपनी जगह पर है, सारे बॉक्सेस टिक हैं। सो प्लीज गो, मतलब आप जो इसके बारे में जानना चाहते थे, अब आपने क्योंकि ये बुक कर दिया है तो हम आपको बधाई देते हैं इसके लिए, और आपकी चॉइस बेहतर है और आगे इसका फ्यूचर भी ब्राइट ही रहने की हमें उम्मीद है। शुभकामनाएं आपके लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल और उनके जवाब। अब मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। श्वेता चतुर्वेदी हमारी अगली कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, जो कि गाजियाबाद से हमें कॉल कर रही हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज? हाँ सर, मेरा एक सवाल है सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद के लिए। यहाँ पर एक टीएनटी डेवलपर हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है डिजी टाउन 2, जो कि वो डिलीवर करने वाले हैं अगस्त 27 में। तो सर उसके लिए रिव्यू जानना था, क्या रहेगा, और सिद्धार्थ विहार के लोकेशन के बारे में, यहाँ पर कमर्शियल और फ्यूचर कैसा रहेगा एक्चुअली इसका, और स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपने ये बुकिंग कर दी है या आप इस प्रोजेक्ट को लेने का सोच रहे हैं? नहीं सर, अभी डिस्कस कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हुई है अभी इसकी। अच्छा जी, तो डिजी टाउन 2 सिद्धार्थ विहार, और कुछ 1700 स्क्वायर फीट इसका साइज है और करीब करीब 2 करोड़ में आएगा। अगस्त 2027 में पोजीशन है। जानना चाहते हैं कि कैसा है। तो असम साहब, एक प्रोजेक्ट अब इन्होंने जीरो इन कर लिया है, लेकिन अब खरीदने के पहले एक राय चाहते हैं, क्या राय रहेगी आपकी? विपिन जी, ये टीएनटी का एक्चुअली सेकंड फेज है। DG1 वो एक बार बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके अच्छे रिव्यूज भी हैं मार्केट में अवेलेबल। अब वो DG2 आई थिंक उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो जैसे नाम से ही आप देखते हैं कि DG2 मतलब वो पूरा डिजिटल है। लाइक आप अपना आईपैड पे या अपने फोन पे पूरा घर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी चीजें उसमें प्रोवाइड किए हैं जो एक आपको पूरा ओवरऑल एक फ्यूचरिस्टिक एम्बियंस देती है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, और टीएनटी अपने नाम में अच्छा रिनाउंड डेवलपर्स हैं उस एरिया के। तो आपका चॉइस अच्छा है। आप सिर्फ देख लीजिए कि आपका कंपैरिजन विद DG1 और DG2 में आपको सेम चीजें मिल रही हैं, क्योंकि DG1 एक अच्छा सक्सेसफुल उनका फेज रहा है। इसके बारे में और भी बोला जाता है कि कुछ 5 टावर्स हैं, काफी उनके बीच में डिस्टेंस है। सो आपको ज्यादा जो एक मतलब आपको एक बहुत भीड़ भड़क्का वाला टाइप फीलिंग नहीं आएगा। और दूसरा जो प्रपोज आपका गोल्फ कोर्स है 43 एकर्स का, आगे उसका आपको व्यू मिलता है। तो ये सब चीजें उसकी यूएसपी हैं जो मार्केट की जा रही हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने जाके देखा और आपने सोचा है इसमें, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में सोच रहे होंगे या उसे देखकर ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गाजियाबाद में एक्चुअली अच्छे डेवलपर्स, अभी डेवलपर्स थोड़े जैसे टीएनटी टाइप जो और डेवलपर्स हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को दिल्ली एनसीआर या दूसरे पार्ट जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, उससे भी कंपैरिजन उनका है एक्चुअली आज की डेट में। तो वो आज की डेट में हर चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी का तो इतना इशू नहीं रहा है विद मेट्रो एंड एक्सप्रेसवे, NH24 और बाकी आपकी अगर आपको दिल्ली में वर्क करना है तो अभी बात रह जाती है कि किस तरह से आप क्या प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाजियाबाद की पब्लिक जाके नोएडा में ना ले, इसके लिए अभी गाजियाबाद के डेवलपर्स ने भी थोड़े अपने सॉक्स पुल कर लिए और वो उस चीज को थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं या उस चीज को सब प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एक नोएडा प्रोजेक्ट में या दिल्ली के दूसरे प्रोजेक्ट में मिल सकती है। तो मुझे लगता है आपका चॉइस अच्छा है। आप चाहें तो जैसे आप अभी सोच ही रहे हैं तो और आप देख लीजिए, इंदिरापुरम में भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। सिद्धार्थ विहार ओवरऑल एक अच्छा लोकेशन है, और गाजियाबाद का जिस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है with metros, highways and आपके roads and with social infrastructure, तो सिद्धार्थ विहार का फ्यूचर भी काफी अच्छा है। तो मुझे कोई उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन आप अपनी चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए 1-2 प्रोजेक्ट और देखें और फिर उसके बाद डिसीजन ले लीजिए। चलिए जी, तो ये राय हो गई आपके लिए, और फटाफट एक और कॉलर है, हम उनको ले लेते हैं। सुशील खुराना साहब गुरुग्राम से कॉल कर रहे हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद करें आज आपकी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ना एक्चुअली गुड़गांव में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ।
एंड यूज है मेरा। जी जी। तो बजट है मेरा 1.25 के आसपास। ओके। तो मेरी प्रेफरेंस है सेक्टर 52 के आसपास। सेक्टर 52 क्या साइज देख रहे हैं सर? 3 BHK। ओके, सो 1.25 CR और सेक्टर 52 गुरुग्राम और अराउंड 3 BHK का एक अकोमोडेशन देख रहे हैं। असलम साहब, क्या इस प्राइस पॉइंट पर, इस बजट में इन्हें 3 BHK अराउंड सेक्टर 52 है और इन सेक्टर 52 मिल जाएगा गुरुग्राम में? बिल्कुल विपिन जी, एक्चुअली सेक्टर 52 अपने आप में थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया है और वहाँ पे आपके प्राइजेस फ्रॉम मेरे ख्याल से एवरेज 70 से लेके अराउंड 3 करोड़ 3.54 तक भी जाते हैं। तो इनको मुझे लगता है कि वहाँ तो प्रोजेक्ट्स की भरमार है और जिस तरह से वो रेडी टू मूव इन देख रहे हैं उसमें भी काफी ऑप्शन अवेलेबल है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एक्चुअली 1.25 एक बड़ा बजट है तो आपने खुद होमवर्क किया होगा डेफिनेटली, तभी आपने 52 सेक्टर 52 जीरो डाउन किया है। लेकिन अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प ले लेंगे तो मुझे लगता है उनके जो भी चार्जेस हैं वो भी अफोर्डेबल ही रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपका एक बजट है उसमें आपको एक अच्छी चॉइस करनी चाहिए। तो अगर आप उनकी सेवाएं लेंगे तो आपको डेफिनेटली और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक प्राइस पॉइंट अच्छा मिल सकता है। तो जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जो कई बार हम लोग नजरअंदाज करते हैं, वो लोग उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। तो क्योंकि बजट आपका अच्छा है तो मुझे लगता है आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये आपको डेफिनेटली हेल्प ही करेगा कि आपकी प्राइस और वैल्यू फॉर मनी आपको एक प्रोडक्ट मिले। तो मेरी सलाह उस तरह से रहेगी आपके लिए। पहली, सेक्टर 52 के बारे में डेफिनेटली अच्छा, जैसे मैंने बोल ही दिया है, डेफिनेटली पूरे गुरुग्राम में, या मैं कहता हूँ आप आजकल तो इंडिया में ट्रैफिक का एक इशू है तो वही एक इशू मुझे दिखता है उस एरिया में। बाकी उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी मेट्रो कनेक्टिविटी या अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी से कनेक्टिविटी वो काफी अच्छी है। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बोल देता हूँ, उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी जैसे मैंने बोला है खुद भी देख सकते हैं थ्रू सम कंसल्टेंट। तो एक RD सिटी है, क्योंकि मुझे लगता है आपने ये सब देख लिए होंगे, फिर भी मैं नेम आपको बोल देता हूँ। RD सिटी है, अंसल AP सुशांत एस्टेट है, फ्रेंड्स अपार्टमेंट है, ग्रीन होम्स है, एमरल्ड ग्रीन है, पार्सनाथ रेसिडेंसी है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको ऑफ हैंड दे सकता था तो मैंने दिए, लेकिन जैसे मैंने बोला है वो आप वैसे कर सकते हैं। बाकी आपके बजट के हिसाब से डेफिनेटली आपको वहाँ एरिया में मिल जाएगा सेक्टर 52। राइट, चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ है छोटे बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और बातचीत हो रही है देश के रियल एस्टेट मार्केट पर। क्या है ताजा ट्रेंड वो सब हम आपको बताते भी जा रहे हैं। तो राइट, अब एक ईमेल हमारे पास है और ये है संतोष देवीदास घोरपड़े साहब का। आप सुझाव चाहते हैं द्वारका नासिक सिटी 3 BHK फ्लैट इन, काइंडली सजेस्ट 3 BHK फ्लैट इन द्वारका नासिक सिटी और बजट है इनका 50 से 60 लाख रुपए। तो नाम तो द्वारका है लेकिन नासिक में ये प्रोजेक्ट है। सर, क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं और क्या यहाँ पर इनको कुछ अच्छा मिल सकता है? विपिन जी, देखिए द्वारका एक काफी फेमस प्रोजेक्ट है नासिक सिटी का। और नासिक सिटी अपने आप में ओवरऑल एक्चुअली जो शुरू में हम लोग बात करते थे 10 साल पहले, एक गोल्डन ट्रायंगल में वो एक थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल था, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रह गया मुंबई पूना से। सो अभी लेकिन विद रोड जो अभी जिस तरह से हाईवेज का कनेक्टिविटी उसका हो गया है फ्रॉम मुंबई एंड पूना बोथ, तो मुझे लगता है कि उसका वापस नासिक का टाइम आ गया है। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम थोड़ा सा अर्ली था, लेकिन अभी आई थिंक इज एन एप्ट, अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब नासिक बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर अच्छा है उसका। द्वारका एज अ प्रोजेक्ट जैसे मैंने बोला कि अच्छा है, फेमस है, लेकिन उसकी मेरी उसके बारे में एक लिमिटेड नॉलेज है। जितना मैंने सुना उतना मैंने आपको बोल दिया कि मैंने उसके बारे में अच्छा ही सुना है। लेकिन आप अगर चाहें तो खुद भी जाके थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। इसके अलावा भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के लिए बोला, वही सेम रीजन है कि आजकल जितने भी डेवलपर्स टायर 1 सिटीज के आसपास हैं, उन सिटीज में डेवलपर्स खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं कि लोगों का जो एक्सॉटस है टू इन दिस सिटी, जो बाहर की सिटीज हैं उधर कम हो जाए और लोग इधर ही अपनी जगह ही रहें और इसी सिटी को डेवलप करें। तो ये एक ट्रेंड है जो हम महाराष्ट्र की अगर और सिटीज के बारे में बात करें, नासिक, जालना या जलगांव या औरंगाबाद, तो इन सब जगह पे भी यही सब चल रहा है। तो मुझे लगता है उसके चलते हुए नासिक सिटी फ्यूचर में अभी आफ्टर मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक, इन्हीं के नाम अभी आप देख पाते हैं। तो फ्यूचर अच्छा है।
और द्वारका प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी है, तो आप एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस करके उसको फाइनल कर सकते हैं। राइट, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लें। जाने के पहले असलम साहब हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ताज़ा रियल एस्टेट ट्रेंड से भी हमें अवगत कराया, रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और दर्शकों से भी यही निवेदन कि आप हमेशा की तरह आप pg@moneycontrol.com पर हमें अपने मेल्स भेजते रहिए। साथ में अगर आपको कुछ लगता है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कार्यक्रम के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर आप ज़रूर हमें लिख दें ताकि हम चाहें तो आपसे संपर्क कर लें, क्योंकि कई बार हमें कुछ और जानकारी आपसे चाहिए होती है ताकि हम आपके पूछे गए सवाल का अच्छे से अच्छा जवाब दें, ताकि आप अपना ये जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है प्रॉपर्टी का, वो अच्छी तरीके से लें कि इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो चलिए